वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो। तो आज जो टॉपिक्स हमें बेसिकली डिस्कस करने हैं वो हैं ये तीन टॉपिक्स आज हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे। पहला है इनैंशियोमर्स, दूसरा है रेसिमिक मिक्सचर्स और तीसरा है मीजो आइसोमर्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एकदम अटेंटिवली क्लास में बैठेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे इनैंशियोमर्स के साथ में और इसी के साथ में हमारा एक रिकैप भी हो जाएगा जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इनैंशियोमर्स को समझाने के लिए। इनैंशियोमर्स, ठीक है, मेरे पास में एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल CH3, CH, Cl, CH2, CH3, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे किराल कार्बन प्रेजेंट है। इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। CH3 है, CH2, CH3 है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, यानी कि ये एक किराल कार्बन है। और यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी? हम लोग बेसिकली अपना किराल कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं इसे थोड़ा सा इस साइड बना देती हूँ। हम अपना किराल कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में हम लोग रखते हैं हमारे कार्बन वाले ग्रुप, जैसे कि CH2, CH3 और CH3। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग रखते हैं अदर देन कार्बन वाले ग्रुप। कौन कौन से बचे? क्लोरीन और हाइड्रोजन बचा, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये बेसिकली हमने इस तरह से इसका 3D अरेंजमेंट सेटअप कर दिया। इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट हो रखा है, ठीक है। अब हमें देनी है नंबरिंग, तो नंबरिंग हम लोग देते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कार्बन से जुड़े जितने भी फर्स्ट एटम्स हैं उनका मुझे एटॉमिक नंबर कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अंदर फर्स्ट एटम हमारा क्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर जो फर्स्ट एटम इस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्बन और इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इनमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसको मैं दे दूँगी फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्लोरीन को नंबरिंग हमने दे दी। अब है कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मैं एक बात जानती हूँ कि कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में से सबसे कम नंबर तो हाइड्रोजन को ही मिलेगा। कुछ भी लेके एटॉमिक नंबर सबसे कम तो हाइड्रोजन का ही होना है, तो हाइड्रोजन को मैं पहले ही 4 नंबर दे देती हूँ, इसका 4th नंबर ही होगा, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड नंबर में इन दोनों के बीच में मुझे देखना है किसको सेकंड मिलेगा, किसको थर्ड, यानी किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, किसको कम। तो दोनों का फर्स्ट एटम सेम है, कार्बन और कार्बन, तो सेकंड एटम स्टडी करेंगे। तो देखो कार्बन है यहाँ पे, फिर ये 2 हाइड्रोजन है, CH2 है तो कार्बन, 2 हाइड्रोजन, फिर है कार्बन और फिर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये बेसिकली मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। यहाँ पे CH3 है, इसको भी ओपन करो, तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक एक एटम को चेक कर लो। तो फर्स्ट एटम कार्बन सेम, सेकेंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम, थर्ड भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम। अब हमारे पास में जो 4th एटम है उसके अंदर है हमारे पास में एक तरफ कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? कार्बन का ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग CH2, CH3 को सेकेंड नंबर दे देंगे और CH3 को थर्ड नंबर, ठीक है। अब हमें करना है रोटेशन। तो रोटेशन के लिए हमें 1 से 2 की तरफ जाना होता है, 2 से 3 की तरफ जाना होता है, यानी 1 से पहले 2 को जोड़ो, तो ये इस तरह से, ठीक है, और 2 से फिर 3 पे आओ, तो ये इस तरह से। बीच में 4 है तो कोई बात नहीं, क्रॉस कर लिया हमने। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये वाला जो अरेंजमेंट है ये कैसा है? लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी है। और अगर मैं इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग देखूँ तो 1, 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, एल्केन है तो एन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन इसका IUPAC नेम है। तो इस वाले अरेंजमेंट को मैं क्या लिखूंगी? L2 क्लोरो ब्यूटेन। आई बात समझ में? इसके आगे हमने L लगा दिया, ये लीवो रोटेटरी वाला अरेंजमेंट है, ये PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे इसका मिरर इमेज देखना होगा, तो मैं इसके सामने एक मिरर रखूंगी इस तरह से, ठीक है, ये मैंने मिरर रख दिया इसके सामने। अब मिरर इमेज कैसे बनाते हैं? वर्टिकल प्लेन को एज इट इज ड्रॉ कर दो,
तो ये रहा कार्बन, ये रहा CH2CH3 और ये रहा CH3। ठीक है, वर्टिकल प्लेन एज इट इज ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो एटम्स जुड़े हुए हैं इनकी पोजीशन को स्विच कर दो। तो यहाँ पे ये दो पोजीशन है मेरे पास में, इन दोनों की पोजीशन स्विच करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब नंबरिंग तो सेम ही रहने वाली है हमारी, तो यहाँ पे भी वही नंबरिंग रहेगी। क्लोरीन को फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाओ, तो 1 से ये 2 और 2 से फिर 3 की तरफ, इस तरह आएगा। कौन सा डायरेक्शन में है ये रोटेशन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये मॉलिक्यूल जो है ये कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के कारण अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो हो जाएगा D2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया एक ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का, और उसके अंदर हम लोगों ने दो टाइप के अरेंजमेंट देखे। तो दोनों के दोनों जो अरेंजमेंट थे वो PPL को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे। तो ये दोनों एक दूसरे के, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। क्या होते हैं इनैंशियोमर्स? देखो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये वाला, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इन दोनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आई बात समझ में? यानी अपोजिट रोटेट करेंगे एक दूसरे के, और ये दोनों ऐसे कंपाउंड जो हैं ये कहलाएंगे इनैंशियोमर्स। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। बेसिकली इनैंशियोमर्स कुछ नया नहीं है। अभी तक हमने जितने भी आइसोमर्स पढ़े, आइसोमेरिज्म्स पढ़े, उसके अंदर हम लोग आइसोमर्स देख रहे थे कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो उसके जो कंपाउंड्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं तो उसको जो कंपाउंड होंगे वो कन्फर्मर्स कहलाएंगे, है ना। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलने की जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। बेसिकली एक नाम का डिफरेंस है। तो इनैंशियोमर्स बेसिकली ये दोनों कंपाउंड्स हैं एक दूसरे के, इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग है। आई बात समझ में? तो इनैंशियोमर्स की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे तो वो कि मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो इनैंशियोमर्स की डेफिनेशन हो जाएगी दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula। ठीक है, MF मतलब molecular formula, physical properties and chemical properties, but their optical properties are different. These compounds are known as enantiomers। आई बात समझ में? एग्जाम्पल हमने एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखा इनैंशियोमर्स का, और ये होती है उनकी डेफिनेशन। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है, तभी PPL को रोटेट भी डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट वगैरह इनका सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, यानी कि सेम टाइप से दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे ये, लेकिन इन दोनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यानी कि ये PPL को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ऐसे कंपाउंड्स कहलाएंगे इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। आई बात समझ में? एक एग्जांपल आप लोग होमवर्क ले सकते हो कि ये इसकी इनैंशियोमर्स आप लोग जिस तरह मैंने ड्रॉ किए थे वैसे आप भी ड्रॉ करके देख सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग अच्छा सा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH NH2 CH2 और CH3। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। इसकी इनैंशियोमर्स आप लोग खुद बना के देख सकते हो।
बहुत ही ईजी है बनाना, जिस तरह से अभी तक हमने मेथड फॉलो किया है वैसे ही आप मेथड फॉलो करके बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। क्या है सेकंड टॉपिक? रेसिमिक मिक्सचर्स। तो रेसिमिक मिक्सचर्स का जो केस है वो केस हमें समझना है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर 2 किराल कार्बन्स प्रेजेंट हो। तो एक बार हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं अच्छा सा। तो मेरे पास है ये सेकेंड पार्ट आज के वीडियो का, रेसिमिक मिक्सचर्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ऐसे कंपाउंड्स को हमें स्टडी करना है जिनके अंदर 2 किराल कार्बन प्रेजेंट हो। भाई अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स देखे उन सब में 1 किराल कार्बन मौजूद था, लेकिन एक से ज़्यादा किराल कार्बन भी प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे कंपाउंड्स के अंदर। तो अगर मान लो 2 किराल कार्बन प्रेजेंट हो तब मुझे एक तो आइसोमेरिज्म देखना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर, और उसके अंदर मुझे रेसिमिक मिक्सचर वाला टॉपिक निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर 2 किराल कार्बन प्रेजेंट होंगे तो बेसिकली 2 कंडीशंस बनती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 किराल कार्बन्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके 2 किराल कार्बन्स मैंने बनाए हैं। ये दोनों किराल कार्बन्स जो हैं ये सेम ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं, ए बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी जोड़ दूँ, यहाँ पे भी डी जोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि सी तो हमने कार्बन के लिए यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों किराल कार्बन्स है। क्यों? क्योंकि इनसे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे बड़ा सा दूसरा ग्रुप है और यहाँ पे डी है, ठीक है। और इससे भी अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों कार्बन से जो ग्रुप बेसिकली जुड़े हुए हैं वो सेम है। यहाँ पे ए जुड़ा है, यहाँ पे भी ए जुड़ा है, यहाँ बी, यहाँ भी बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे भी डी। तो बेसिकली दोनों किराल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों ग्रुप्स सेम हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई सेम ग्रुप ना जुड़े हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी जुड़ा था तो यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप आके जुड़ जाए, ग्रुप दोनों में डिफरेंट हो जाए, तो वो भी एक अलग कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि जहाँ पे दोनों कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। ऐसी कंडीशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोगों को हर जगह देखने मिलता है वो है टार्ट्रिक एसिड। तो हमारे पास में है टार्ट्रिक एसिड। एसिड है, इसका मतलब हम लोगों को क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली वो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है COOH, एसिड है, CHOH, CHOH, COOH, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो दोनों कार्बन्स हैं मेरे पास ये 2 किराल कार्बन्स हैं जिन पे मैं एस्ट्रिक लगा रही हूँ। ये 2 किराल कार्बन है मेरे पास में, इनसे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे ये बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, लेकिन इन दोनों से जुड़े हुए जो ग्रुप्स है वो सेम है। यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। आई बात समझ में? यानी इससे जुड़े हुए जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट तो हैं ही, लेकिन दोनों के कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स सेम है बेसिकली। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हो गया हमारे पास में इस कंडीशन का। अब इसके अंदर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखूँ, क्योंकि 2 किराल कार्बन हैं, तो मैं किस वाले कार्बन को स्टडी करूँ? तो मैं कोई भी कार्बन स्टडी कर सकती हूँ, दोनों में से कोई भी एक कार्बन मुझे स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल प्लेन में ये 2 किराल कार्बन आ गए मेरे पास में, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन में कार्बन वाले ग्रुप, तो यहाँ ऊपर COH, नीचे भी COH, ठीक है। वर्टिकल प्लेन कंप्लीट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब अरेंजमेंट देखना मैं किस तरह से कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हमें क्लिक करनी है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है यहाँ पे, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है यहाँ पे। आई बात समझ में? इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन यहाँ पे। देखा मैंने किस तरह से अरेंजमेंट किया? बेसिकली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे ट्रांस वाले अरेंजमेंट से। वैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग एक याद रखने के लिए रख सकते हैं कि हाँ भाई जो ट्रांस हमने पढ़ा था, ट्रांस आइसोमर्स, उसके अंदर क्या था, 2 सिमिलर ग्रुप्स थे वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट थे, है ना। तो यहाँ पे भी देखोगे तो सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, ऐसा वाला अरेंजमेंट किया है मैंने, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किसी भी एक कार्बन को पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कार्बन पकड़ लेती हूँ, ठीक है। अब इस कार्बन के अंदर मुझे देनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग में किसके बेसिस पे दूंगी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो जो फर्स्ट एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है इससे, इस वाले कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन हो गया ये। इस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है OH, ठीक है। OH मतलब O, फर्स्ट एटम जो O है वो, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, तो यानी OH को देंगे हम लोग फर्स्ट नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन का फिर से मुझे पता है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को तो फोर्थ नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास में 2 कार्बन है, COH और COH OH, ये वाला बड़ा सा ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने वाला है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम हो गए, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में एक तो OH है, एक COH और एक हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ एटम्स गिनो, OH COOH और हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है O और हाइड्रोजन, बस 3 ही एटम बचे। तो जनरल सी बात है, इस वाले जो ग्रुप है इसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो इसको दूंगी मैं सेकंड नंबर और उसको दूंगी मैं थर्ड नंबर, आई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है, सिंपली रोटेशन करना है 1 से 2, 2 से 3। तो 1 से ये 2 यहाँ पर है तो ये जोड़ो, और 2 से फिर जाएंगे 3 के पास में, ठीक है। 3 आगे जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में है ये रोटेशन, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, यानी ये है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। या फिर मैं इसे स्मॉल में लिख देती हूँ डी फॉर्म। डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, ठीक है, आई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है, इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो इसके सामने मैंने रखा एक मिरर, ठीक है। मिरर रखने के बाद में वर्टिकल प्लेन को एज इट इज ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये कार्बन कार्बन COH COH, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बारी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन स्विच कर देते हैं। तो OH अब यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ OH यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, आई बात समझ में। नंबरिंग सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे OH को फर्स्ट नंबर, इस ग्रुप को सेकंड नंबर, COH को थर्ड नंबर और हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, रोटेशन करना है। तो 1 से 2 की तरफ और 2 से फिर 3 की तरफ। कौन से डायरेक्शन में है ये रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये है लीवो, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ L फॉर्म, ठीक है। अब मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, रेसिमिक मिक्सचर में हम लोग क्या नया देख रहे हैं। बात बहुत ही सिंपल सी है, प्रैक्टिकल बेसिस पे देखो। अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल बेसिस पे देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लैब के अंदर गए, आपके हाथ में एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास में टार्ट्रिक एसिड भरा हुआ है। टार्ट्रिक एसिड क्या है, कंपाउंड है। तो आपकी कंटेनर के अंदर टार्ट्रिक एसिड कंपाउंड पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो ये रहा मेरा कंटेनर, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है और इसके अंदर मैंने कहा कि टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है, टी एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड जो कंपाउंड है इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मेरे पास में टार्ट्रिक एसिड के, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल से मिलके बना तो कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि मैं अभी क्या देख रही हूँ, मैं तो सिर्फ हाथ में टार्ट्रिक एसिड देख रही हूँ और मॉलिक्यूल साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एटम्स का कैसा वाला अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से अरेंज हो सकता है एटम्स, और अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप के अरेंजमेंट्स बेसिकली हो सकते हैं। अब इस टार्ट्रिक एसिड की, ये कंटेनर में टार्ट्रिक एसिड है मेरे पास में, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में ये पीपीएल को रोटेट करेगा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर मेरे पास में ये पांचों के पांचों मॉलिक्यूल्स
इस अरेंजमेंट में हुए, ये 5 मॉलिक्यूल्स है, पांचों के अंदर ऐसे वाले अरेंजमेंट है एटम्स का, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ओवरऑल जो कंपाउंड है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ठीक है, हो सकता है कि पांचों के पांचों मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हो, अगर इस तरह से अरेंज होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो 5 मॉलिक्यूल्स मेरे पास में है, इनमें से कोई 3 मॉलिक्यूल तो डी में हो, 2 एल में हो सकता है ना। 5 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास में, हो सकता है कि जो 3 है वो इस वाले अरेंजमेंट में अरेंज है और बाकी के जो 2 थे वो इसमें अरेंज थे, कुछ भी हो सकता है अरेंजमेंट। तो अब क्या होगा, अब डी वाला तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, एल वाले एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि डी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में थे, वो 3 मॉलिक्यूल्स डी वाले हैं, 2 एल वाले हैं, तो मेजॉरिटी डी के पास है, इसका मतलब ओवरऑल कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट कर देगा। आई बात समझ में। लेकिन अब आती है बात रेसिमी मिक्सचर की, कि ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 की जगह 4 ही मॉलिक्यूल्स थे, जिनमें से 2 डी वाले निकले और 2 एल वाले निकले। अब 2 मॉलिक्यूल्स में ऐसा अरेंजमेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स में ऐसा अरेंजमेंट है, और जो डी वाले होंगे वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे, जो एल वाले होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे होंगे। दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रोटेशन है पीपीएल का वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं होगी, रोटेशन होगा ही नहीं। क्यों, भाई सिंपल सी बात है, मैं एक बॉक्स के ऊपर इस साइड से 2 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, इस साइड से भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि भाई बॉक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, बॉक्स पे तो फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रही। तो आप क्या कहोगे कि मैम आप इस पर फोर्स तो लगा रहे हो, इक्वल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में से, इस वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे और जो ओवरऑल फोर्स है उस बॉक्स के ऊपर वो 0 हो जाएगी। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। हो ये रहा है कि जो टार्टरिक एसिड कंपाउंड है मेरे पास में, उसके अंदर जो डी फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स हैं और जो एल फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं पीपीएल को। तो ओवरऑल जो कंपाउंड होगा वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन को, मतलब पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से जो कंपाउंड होगा वो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ऐसा कंपाउंड कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। बेसिकली कंपाउंड नहीं, हम उसे मिक्सचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मिक्सचर की डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर जो हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते, एनी रेशियो यानी कोई भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी मेरे पास में कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि भाई 50% डी वाले होंगे, 50% एल वाले होंगे, ये 75% डी वाले होंगे, 25% एल वाले होंगे, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। कितने भी हो सकते हैं भाई, हो सकता है ज़्यादा एल वाले निकले, कम निकले डी वाले, या डी वाले ज़्यादा हो एल वाले कम हो, कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको हमने मिक्सचर नाम दिया है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं और जो ओवरऑल मेरा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा, हर कंडीशन के अंदर रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। कोई भी कंडीशन हो सकती है ना, हो सकता है यहाँ पे कि 3 जो मॉलिक्यूल्स निकले डी में निकले, एक एल में हो सकता है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, तब डी वाले मेजॉरिटी ले जाएंगे तो वो रोटेट कर देंगे पीपीएल को, टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ओनली इन दैट कंडीशन, जब दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो तभी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। आई बात समझ में, तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, दे आर इक्विमोलर मिक्सचर of both D and L form, hence they
cancel out effect of each other। एक सेकंड में एक बार देखती हूँ कि क्या इंक नज़र आ रही है फ़ोन में, या आ रही है, ठीक है। तो they cancel out the effect of each other, ठीक है, and the overall compound becomes optically inactive due to external compensation। इस वर्ड को एकदम इम्पोर्टेंट टिक करो, एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये क्या होता है, ये इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं। डी और इक्विमोलर मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं। डी और एल दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं। डी फॉर्म एल फॉर्म समझ आ रहे हैं। डी वाले जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एल वाले जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो डी और एल फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर है, इस वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों अपोजिट हैं, इक्वल हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। और जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अभी एक्सटर्नल कंपनसेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और कंपनसेशन मतलब बेसिकली इसका मीनिंग होता है कमी पूरी करना या भरपाई करना। लेकिन यहाँ पर मीनिंग हम लोग ले रहे हैं कि भाई एक दूसरे के इफेक्ट को मैनेज करना, नलिफाई करना। बेसिकली कंपनसेशन का ये मतलब है, एक जो चीज़ ज़्यादा मतलब एक क्लॉकवाइज में कर रहा है, दूसरा उसके एंटी क्लॉकवाइज में करके बात को बराबर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों लिखा, एक्सटर्नल वर्ड का यूज़ क्यों किया? यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड का यूज़ इसलिए किया कि मेरे पास में डी फॉर्म के मॉलिक्यूल्स हैं। देखो कंपाउंड जो है उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं, दो टाइप के बेसिकली अरेंजमेंट निकल के आ रहे हैं। एक डी वाला अरेंजमेंट है, दूसरा एल वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। और इनके सामने मैंने ऐसे मिरर बनाया था, याद आ रहा है? या चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ उसे शॉर्ट में, इस टाइप से था। ठीक है, ये ऐसा था। और एल वाला फिर कैसे होगा? सी 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 ओ एच सी ओ एच ओ एच एच ओ एच और एच, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली अभी हमने जो टार्ट्रिक एसिड देखा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है डी के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये रोटेट नहीं कर रहा, नहीं नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये रोटेट कर रहा है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दोनों मॉलिक्यूल्स तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये इसके इफेक्ट को एक्सटर्नली, बाहर से आया ना, इस मॉलिक्यूल के बाहर से मॉलिक्यूल आया, एक्सटर्नली आया और इसके इफेक्ट को कंपनसेट कर दिया, नलिफाई कर दिया। आई बात समझ में? इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है, यानी ये जो डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल कंपनसेशन यूज़ किया। और जो मॉलिक्यूल था ये खुद तो ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन इसके इफेक्ट के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहा है कंपाउंड को। खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, लेकिन दोनों की इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण ओवरऑल रिलेशन ऑप्टिकली इनएक्टिविटी का हो रहा है। आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल कंपनसेशन का ये मीनिंग होता है बेसिकली। याद रखना इस पॉइंट को, रेसिमिक मिक्सचर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते। आई बात समझ में? अब जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा कि इस बात को इतना मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ। थर्ड चीज़ हमें पढ़नी है मीसो आइसोमर्स, ठीक है। ठीक है, तो अब समझेंगे हम लोग मीसो आइसोमर्स के बारे में। तो मीसो आइसोमर समझने के लिए भी मैं सेम एग्जांपल लूँगी टार्ट्रिक एसिड का। स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं, COH CH OH CH OH COOH, ठीक है ना। ये दो मेरे किराल कार्बन प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँगी,
इनको अरेंज करूँगी। ठीक है, अब वर्टिकल प्लेन तो आप लोगों को पता ही है पहले से किस तरह से वर्टिकल प्लेन पे हम लोग कार्बन वाले ग्रुप्स अरेंज करते हैं। ठीक है, बात करनी है अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की। अब देखना मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसा अरेंजमेंट कर रही हूँ। कार्बन के इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है वो इस डायरेक्शन में, इस कार्बन से जुड़ा OH भी इधर ही होगा। आई बात समझ? इधर वाला हाइड्रोजन इधर, इसका वाला हाइड्रोजन भी इधर। पिछला वाला याद है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। इस बार क्या कर दिया मैंने, सेम डायरेक्शन में कर दिया। ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे भी तो अरेंज हो सकते हैं, पहले वाले की तरह भी अरेंज हो सकते हैं। 3D अरेंजमेंट है, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये बेसिकली मेरा अरेंजमेंट है। इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाऊँ ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन को सिमिलर रख दिया मैंने वैसा का वैसा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मुझे बेसिकली पोजीशन को स्विच करना है। तो ये OH इधर आएंगे दोनों के दोनों, और हाइड्रोजन उधर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं इस कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस कर सकती हूँ क्या? सोचो, किराल कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, याद रखना किराल कार्बन प्रेजेंट है, फिर भी मैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस नहीं कर सकती। क्यों? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस करने के लिए, कि मतलब 3 कंडीशंस वो फॉलो करे तब तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उन 3 कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस थी कि भाई उसमें किराल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में, उसके अंदर जो मिरर इमेज बने वो दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन थी कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए, यानी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। वो जो 2 कंडीशंस थी वो तो फॉलो कर रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में से एक है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बेसिकली ये है कि किस तरह से कोई कंपाउंड सिमेट्री शो कर सकता है। तो 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप की सिमेट्री होती है। उसमें से एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे सिंपल वाली जो हम लोगों ने आज तक पढ़ी है, कि भाई हमारे पास में जो कंपाउंड है उसमें कोई एक ऐसी लाइन प्रेजेंट हो, या कोई ऐसा प्लेन के अलॉन्ग एक लाइन प्रेजेंट हो जो उस कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, साथ ही साथ में वो दोनों जो इक्वल हाफ हों वो एक दूसरे की मिरर इमेज बने, तब हम उस लाइन को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पे वो लाइन प्रेजेंट है। ये जो लाइन है इसको डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, और देखो ये जो इक्वल हाफ्स है एक दूसरे की मिरर इमेज है। OH इधर, OH इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। पिछले वाले में भी आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन फिर वो मिरर इमेज नहीं बना रहा था, इस वजह से यहीं पे वो शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि बात ये है कि ये वाले कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स, ये जो अपर हाफ है इसका, ये PPL को जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट जो सेकेंड हाफ है ये रोटेट कर देगा। आई बात समझ में? ऊपर वाले हाफ ने मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन किया, तो नीचे वाला हाफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। फिर से क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट होते ही मतलब कंपाउंड के अंदर दोनों जो हाफ्स होंगे, यानी दोनों जो पार्ट्स हैं इस लाइन के, ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? सिमिलरली इसके साथ भी होगा, मिरर इमेज ही है इसकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें भी प्रेजेंट है, मिरर इमेज तो ये भी बना रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जो अपर हाफ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोअर हाफ रोटेट करेगा, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि एक कंपाउंड है मेरे पास में टार्टरिक एसिड, फिर से ले रहे हैं, ठीक है, फिर से टार्टरिक एसिड ही भरा हुआ है, लेकिन कंडीशन दूसरी वाली है। कंडीशन अब ये वाले अरेंजमेंट की है, पिछला वाला अरेंजमेंट अलग था ना, OH OH H H अपोजिट डायरेक्शन में थे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाले हैं। मान लो मेरे पास हम फिर से 5 मॉलिक्यूल्स हैं, चलो, लेकिन मैं इन 5 मॉलिक्यूल्स का क्या करूँ, पाँचों के पाँचों मॉलिक्यूल्स के अंदर तो ऐसे अरेंज हो रखे हैं, तो पाँचों के पाँचों मॉलिक्यूल्स ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो मेरा कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई बात समझ में? यानी कि
यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। आ रही है बात समझ में? डेफिनेशन लिखूंगी तब समझाऊंगी। तो एक बार डेफिनेशन लिखो इसकी, चलो। तो डेफिनेशन लिख रही हूं मैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव को मैं OIA, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये बात समझ में? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। काफी लाइट चल रहा है तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, hence the, या फिर the compound will be optically inactive due to internal compensation। आई बात समझ में? नया वर्ड निकल के आया, इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल मतलब आंतरिक, कंपनसेशन मतलब भरपाई करना, मैनेज करना, नलिफाई करना। बेसिकली हम यहाँ पे ये मीनिंग ले रहे हैं। तो अब इंटरनल कंपनसेशन क्यों लिखा मैंने? इंटरनल कंपनसेशन मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि देखो, मेरे पास में जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल था मेरे पास में COOH, CCOH, ठीक है ना। यहाँ पे था OH, यहाँ पे था OH, यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे था हाइड्रोजन। अभी क्या हो रहा था पिछले वाले के अंदर, यानी रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, दोनों मॉलिक्यूल्स तो ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इफेक्ट को आके कंपनसेट कर रहा था और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो हो रही थी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही सारा काम खत्म हो गया। मॉलिक्यूल के अंदर ही मेरे पास में एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अंदर के अंदर ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, इंटरनल कंपनसेशन हो गया, इस वजह से पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई बात समझ में? ऐसे वाले जो कंपाउंड होते हैं ये कहलाते हैं मीसो आइसोमर्स, ठीक है। अब हमें देखना है दोनों के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंस एक बार समझ में आ गया, हमेशा याद रहेगा। मीसो आइसोमर्स में और रेसिमिक मिक्सचर्स के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है। मीसो आइसोमर्स जो होते हैं ना, मीसो आइसोमर्स आर सिंगल मॉलिक्यूल। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जो हमने एक मॉलिक्यूल डिस्कस किया जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, एक मॉलिक्यूल था वो, उसी में ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो हो गई। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर्स जो होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स को मैं कैसे लिख दूँ? RM कर दूँ, R.M। रेसिमिक मिक्सचर्स आर मिक्सचर ऑफ बोथ D and L फॉर्म, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हेयर मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, लॉन्ग में मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो फुल जो डेफिनेशंस होंगी वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके लिख सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो हेयर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? बोथ D and L आर अनसिमेट्रिकल। आई बात समझ में? D and L फॉर्म आर अनसिमेट्रिकल। तीसरी लिख देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, और यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू
एक्सटर्नल कंपनसेशन। आई बात समझ में? 3 पॉइंट्स है, तीनों एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। मीसो आइसोमर्स क्या होता है भाई? मीसो आइसोमर एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? लेकिन रेसिमो मिक्सचर जो होते हैं ये डी और एल, डी मतलब डी जो फॉर्म होता है और एल जो फॉर्म होता है, उन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं। एक मॉलिक्यूल नहीं होता, मिक्सचर होता है पूरा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। मीसो आइसोमर्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, एक मॉलिक्यूल था उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। लेकिन रेसिमी मिक्सचर्स के अंदर जो डी फॉर्म बन रहा था, जो एल फॉर्म बन रहा था, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव थे, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी, दोनों अनसिमेट्रिकल थे नेचर के अंदर। आई बात समझ में? मीसो आइसोमर्स के अंदर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसकी वजह से होती है? इंटरनल कंपनसेशन। अभी बताया कि भाई मॉलिक्यूल अंदर के अंदर ही ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो अपर हाफ और लोअर हाफ है, या फिर जो दोनों हाफ्स बने हैं हमारे पास में, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और इंटरनल कंपनसेशन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर के अंदर जो मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की इफेक्ट को कंपनसेट कर रहा है एक्सटर्नली, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। सिंपल डिफरेंस था मीसो आइसोमर्स और रेसिमो मिक्सचर्स के बीच में। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए, एनांशियोमर्स, मीसो आइसोमर्स और रेसिमो मिक्सचर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लें, और इस पूरे जो सीरीज़ है आइसोमेरिज्म की, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, उसे ज़रूर चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच। और इस चैप्टर के नोट्स मैं आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय।